अब हम आते चैप्टर नंबर 25 के ऊपर। अभी जो चैप्टर है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल ये गिवन है हमें, तो थोड़ा सा हमको इसका आइडिया होना चाहिए। सेक्शन नंबर 301 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको कुछ नॉर्मल डेफिनेशंस गिवन है कि एक डिटेन्ड पर्सन कौन होता है और प्रिजन क्या होती है। इसका जो ए पार्ट है इसमें हमको डिटेन्ड की डेफिनेशन गिवन है। इसमें लिखा हुआ है डिटेन्ड इंक्लूड्स डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि अगर किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आपको बंद किया हुआ है, जेल में बंद किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि आप डिटेन्ड पर्सन हो। ओके, हम आते बी के ऊपर। इसमें प्रिजन की डेफिनेशन को गिवन है। इसे बोला हुआ है कि प्रिजन वो जगह होगी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ सब्सिडरी जेल डेजिग्नेट किया हुआ है। जिस भी जगह को स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि सब्सिडरी जेल है, उसको हम बोलेंगे दैट इज अ प्रिजन। तो हमको ये कौन बताएगा कि कौन सी जगह प्रिजन है? प्री हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट विल टेल अस दैट विच प्लेस इज अ प्रिजन इन अ स्टेट। ओके, इसके अलावा लिखा हुआ है इन रिफॉर्मेटरी बॉसल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइकली नेचर। यानी कि अगर आपको एक रिफॉर्मेटरी प्लेस में डाला हुआ है, कभी कभी होता है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, कुछ यंग ऑफेंडर्स होते हैं, उनको आप जेल में डालना नहीं चाहते हो, तो उनको आप एक रिफॉर्मेटरी होम में भेज देते हो ताकि वो वहां पे सुधर जाएं, एंड इसके बाद आप इनको छोड़ देते हो। तो ऐसी कोई जगह को भी आप बोल सकते हो दैट इज अ प्रिजन। या फिर एक बॉस्टल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे यंग लोगों को भेजते हैं। अगर आपके कोई यंग प्रिजनर्स हैं 18 साल से कम, तो उनको आप बॉस्टल इंस्टीट्यूशन में भेजते हो, तो उसको भी हम बोल सकते हैं दैट इज ऑल्सो प्रिजन। ओके, अब सेक्शन नंबर 302 पे हम आते हैं। इसमें सिंपल सा हमको रूल्स गिवन है कि अगर आपको एक एक्यूज की, अगर एक केस चल रहा है, इसमें कोई एक्यूज पर्सन है, आपको इस पर्सन की टेस्टिमनी लेनी है। ओके, या आपको एज अ विटनेस इसको कहीं भी बुलाना है, तो आप सेक्शन नंबर 302 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जो है, उनको एक ऑर्डर दोगे आप कि इस पर्सन की इनको अटेंडेंस चाहिए इस दिन कोर्ट में। तो 302 के क्लॉज 1 के ए पार्ट में ये चीज बोली हुई है। अब सेक्शन नंबर 302 पे हम आते हैं। इसका जो क्लॉज 1 है, इसका जो ए पार्ट है, ये हमको बोलता है कि अगर आपको एक्यूज की प्रेजेंस चाहिए कोर्ट में, एक्यूज का केस चल रहा है कहीं पे, एंड आपको उस केस के रिगार्डिंग इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करनी है, तो आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जो है, उनको एक ऑर्डर दोगे कि इस एक्यूज को आप इस दिन कोर्ट में पेश करना। अब एक हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो एक्यूज है हमारा, ये जेल में बंद है और हमको इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करनी है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जो है, इनको हम बोलेंगे कि इस दिन आप एक्यूज को पेश कर देना। इसका ए पार्ट ये बोलता है हमारा। इसका बी पार्ट बोलता है कि अगर आपको किसी भी एक्यूज को एज अ विटनेस एग्जामिन करना है, तो भी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। यानी जो कोर्ट है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को ऑर्डर देगी, एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जो है वो इस एक्यूज को लेके आएंगे उस केस में। अब जो बी पार्ट है हमारा, ये उन केस में लग सकता है जहां पे एक्यूज को एज अ विटनेस आप बुला रहे हो एक सेपरेट केस में। सपोज एक बंदा है, इसने थेफ्ट कमिट किया है। ओके, अब थेफ्ट कमिट इसने किए हैं, लेकिन उसी दिन इसने एक मर्डर को भी विटनेस कर लिया था। थेफ्ट करके आ रहा था घर से, एंड जब नीचे पहुंचता है सड़क पे, तो इसने मर्डर होते हुए देख लिया। अब ये जो बंदा है, ये थेफ्ट के ऑफेंस के लिए तो जेल में बंद है, ये, लेकिन ये बंदे को आप मर्डर में भी विटनेस बुला सकते हो। तो 302 के क्लॉज 1 के बी पार्ट में आप इसको बुलाओगे। ओके, आपको इसमें बस यही चीज याद रखनी है यहाँ पे। अब सेक्शन नंबर 303 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक स्पेशल ऑर्डर पे निकाल सकती है कि एक पर्टिकुलर प्रिजनर को वो जेल में ही बंद रखना चाहती है। यानी अगर इसकी अटेंडेंस के लिए कोई भी कोर्ट उसको बुलाती है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल मना कर देंगे, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि ये पर्सन जेल में ही बंद रहेगा। नॉर्मली जो बहुत ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने काफी सारे क्राइम्स करे होते हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर निकाल सकती है कि कहीं कोई भी आपको गवाही करानी है, तो ये जेल से ही गवाही देंगे, इनको आप जेल के बाहर नहीं निकालोगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 304 पे हम आते हैं।
304 में वो कुछ ग्राउंड्स गिवन है, जिन ग्राउंड्स के ऊपर जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज जो जेल है वो कोर्ट को मना कर सकते हैं कि इन ग्राउंड्स के चक्कर में मैं एक्यूज को जेल में लेके नहीं आऊंगा। यहाँ पे जो ए पार्ट है ये बोलता है कि एक्यूज अगर सिकनेस, उसको पता चला सिकनेस हो रखी है एंड प्रैक्टिकल नहीं है उसको कोर्ट में पेश करने के लिए, तो इस केस में जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज जो जेल है ये कोर्ट को मना भी कर सकते हैं कि इस बंदे की मैं पेशी नहीं करवा पाऊंगा। 20 का बोलता है कि अगर जो हमारे एक्यूज हैं इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाला है या फिर इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी ड्यू है, तो इस चक्कर में भी ऑफिसर इंचार्ज जेल जो है वो कोर्ट को मना कर सकते हैं कि अभी इस मोमेंट में हम एक्यूज को पेश नहीं करवा पाएंगे। ओके, सी इसका बोलता है कि अगर जब तक आप एक्यूज को कोर्ट में लेके जाओगे उससे पहले इसकी जो जेल टर्म है वही खत्म हो रही है, तो इस केस में भी जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज जेल है वो कोर्ट को मना कर सकते हैं कि सर इसकी जो जेल टर्म वैसे ही खत्म होने वाली है, जब तक उसको मैं कोर्ट में पेश करूंगा तब तक तो उसकी जेल टर्म ओवर ही हो जाएगी, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी आप कोर्ट में इसको पेश करवाने से मना कर सकते हो। डी इसका बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि ये बंदे को आपको जेल में ही बंद करना है, इसको आप जेल के बाहर नहीं निकालोगे, तो इस ऑर्डर के चक्कर में भी जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज जेल हैं ये कोर्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं कि इस पर्सन की मैं पेशी नहीं करवा पाऊंगा। तो सेक्शन नंबर 304 में आपको ये चीज याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 305 में आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जिस दिन एक्यूज को कोर्ट बुला रही है पेशी के लिए, उस दिन जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन है ये एक्यूज को लेके जाएंगे एंड उस कोर्ट के सामने इसकी वो पेशी करवाएंगे। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 305 बोलता है। अब 306 हमारा बोलता है कि अगर जो हमारे एक्यूज हैं इनको कोर्ट में पेश कराने के लिए काफी ज्यादा हैसल्स हैं, काफी मुश्किल है, तो एक्यूज की जेल जो है इसी में आप एक्यूज की जेल में ही आप एक कमीशन भिजवा सकते हो। एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक या दो लोगों को आप इकट्ठा करोगे एंड इनको आप बोलोगे कि एक्यूज की जो टेस्टिमनी है आप जेल में जाकर रिकॉर्ड कर लो। ओके, एंड जो भी वो रिकॉर्ड करेंगे, जो भी वो टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेंगे एक्यूज की, इस टेस्टिमनी के रिकॉर्ड को वो कोर्ट के सामने बाद में जाके पेश कर देंगे। ओके, तो ऐसा भी किया जा सकता है। एक कमीशन को भी आप इशू कर सकते हो जो इस पर्सन की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करेगी। ओके, अब हम आते चैप्टर नंबर 26 के ऊपर। यहां हमको कुछ जनरल रूल्स गिवन है कि एविडेंस जो है वो किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये रूल्स के बारे में चैप्टर नंबर 26 हमारा बताता है। सेक्शन नंबर 307 हमको बोलता है कि एक कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सपोज तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये चीज डिसाइड करी कि तमिलनाडु में जितने भी कोर्ट्स होंगे उनमें तमिल बोली जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है वो ये काम कर सकती है, लेकिन यस हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज होगी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। यहाँ पे हाई कोर्ट के जो अपने जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहां पे आप जाओगे, देयर यू विल सी कि हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होती है। तो किसी भी हाई कोर्ट में आप चले जाओ, वहां पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होती है। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या फिर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं एरिया के, उनकी लैंग्वेज डिसाइड वो कर सकती है। अब सेक्शन नंबर 308 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो एक्यूज के प्रेजेंस में होंगे। ओके, या तो एक्यूज के प्रेजेंस में होंगे या फिर जो उनके वकील हैं उनके प्रेजेंस में आप सारे के सारे एविडेंस को रिकॉर्ड करवाओगे। ओके, अब प्रोवाइजोस का बोलता है कि अगर 18 ईयर से कम की एक लड़की है, उनके खिलाफ रेप का एलिगेशन लगा हुआ है, वो एक विक्टिम है रेप की एंड उनका केस कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे सारे आपको मेथड्स का एम्प्लॉय करना पड़ेगा जिससे ये चीज इंश्योर हो जाए कि जो हमारी विक्टिम है एंड जो हमारे एक्यूज्ड हैं ये आपस में इनका कन्फ्रंटेशन ना हो, बिकॉज विक्टिम ऑलरेडी ट्रॉमा में होती हैं एंड इस टाइम वो एक्यूज को दोबारा से देख लेंगी कोर्ट में तो उनका ट्रॉमा बढ़ भी सकता है एंड शी इज जस्ट
चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 साल से जो कम की रेप विक्टिम्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा प्रोवाइजो है ये बनाया गया। अब सेक्शन नंबर 309, 310 एंड 311 में आपको ये बताया गया है कि जो एविडेंस है वो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे समन्स केस, वारंट केस और सेशंस केस में। ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि वारंट ट्रायल अलग होता है, सेशंस का ट्रायल अलग होता है एंड समन्स केस में जो ट्रायल होता है वो अलग होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रायल का मेथड तो अलग था, लेकिन जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है तीनों केसेस में। ओके, इसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका है वो हर जगह सेम ही है। उसमें यही होता है कि जो भी एविडेंस आएगा इसकी ब्रीफ समरी हमारे जज बनाएंगे कि इस एविडेंस में क्या क्या बोला गया एंड फिर उसके ऊपर वो नीचे साइन कर देंगे। ओके, ये काम करने के बाद हमें बोल सकते हैं कि एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो आप देखोगे कि अगर वारंट केस है, समन्स केस है या फिर सेशंस केस है, हर जगह पे एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका ऐसा ही होता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 312 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक विटनेस आता है कोर्ट में एंड उसकी अगर टेस्टिमनी रिकॉर्ड होती है तो उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो क्या होगा। सपोज एक तमिलनाडु का कोर्ट है और जो विटनेस आ रहा है कोर्ट के अंदर वो भी तमिल ही बोलता है, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो भी तमिल है एंड जो विटनेस है उसकी भी लैंग्वेज तमिल ही है। सो हियर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। जो जिस लैंग्वेज में हमारा विटनेस बोलेगा उसी लैंग्वेज में कोर्ट उसको रिकॉर्ड कर लेगा। बट अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की कोर्ट में एक हिंदी स्पीकिंग बंदा आ जाता है, अब इस पर्सन को तमिल तो आती नहीं है एंड हियर वी नो दैट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज तमिल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एविडेंस होगा वो विटनेस अपनी भाषा में रिकॉर्ड करवा देगा। इसके बाद जो भी इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई है इसका एक ट्रांसलेशन होगा। तो हिंदी से आप इसकी टेस्टिमनी को तमिल में ट्रांसलेट करवाओगे एंड इसके बाद जो ट्रांसलेटेड वर्जन होगा इसको आप कोर्ट के रिकॉर्ड में सबमिट करवा दोगे। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसमें ये चीज भी बोली हुई है कि अगर एक जो विटनेस है वो इंग्लिश में अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो अगर कोर्ट चाहे तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने से मना भी कर सकती है। वो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका प्रोवाइजो बोलता है। अब सेक्शन नंबर 313 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जब भी कोई भी विटनेस अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवाएगा इसके बाद आप जो टेस्टिमनी का रिकॉर्ड है ये विटनेस को दोबारा से पढ़ के सुना दोगे, ताकि अगर इसमें कोई भी गलती है, जो रिकॉर्ड बन रहा है इसमें कोई भी गलती है तो विटनेस बता सकता है कि भाई मैंने ये चीज़ तो बोली ही नहीं है। तो वो चीज़ करने के लिए जो विटनेस के ऑब्जेक्शंस हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप इसको दोबारा से पढ़ के सुनाओगे कि इसने बोला क्या। ओके, अगर सपोज कोई भी विटनेस बोलता है कि मैंने तो ये चीज़ बोली ही नहीं है, तो यहाँ पे जो उसकी टेस्टिमनी है वो दोबारा से आप रिकॉर्ड नहीं करवाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो जज है हमारे वो रिकॉर्ड में चीज़ लिख देंगे कि विटनेस को इस पोर्शन से दिक्कत थी, उसने इस पोर्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन की है। जो भी विटनेस का ऑब्जेक्शन है वो आप रिकॉर्ड में एक बार उसको लिख दोगे एंड इसके बाद आप अपने खुद के जो जज है उनके खुद की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी उसमें अटैच कर देंगे वो। एंड इसको करने के बाद जो विटनेस का टेस्टिमनी है वो हम मान लेंगे कंप्लीटली रिकॉर्ड हो चुकी है। ओके, अब 314 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर जो भी विटनेस कोर्ट में बोल रहा है तो एक्यूज को वो बात समझ में आनी चाहिए। ये हमको इंश्योर करना है that whatever the witness is speaking in the court, the accused must understand it. अब सेक्शन नंबर 315 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे विटनेस हैं जब वो अपनी टेस्टिमनी दे रहे होंगे उस टाइम पे जो भी उनके हाव भाव हैं, जो भी उनका डिमीनर है, इसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर सपोज जो हमारे विटनेस हैं वो बोलते टाइम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे थे तो इसका आप एक रिटन रिकॉर्ड बना सकते हो कि ऐसा बोलते टाइम विटनेस बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे थे। अब ये चीज़ ये इंडिकेट कर सकता है कि क्या पता जो हमारे विटनेस हैं ये झूठ बोल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो।
तो जो भी डिमीनर है विटनेस का वो हमारे जज या फिर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब 316 पे हम आते हैं। इसमें रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज के बारे में बोला हुआ है। ओके, अब इसमें बोला हुआ है कि अगर जो हमारे जज हैं ये जो हमारे एक्यूज हैं इनको एग्जामिन कर रहे हैं तो इस चीज का ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने एक्यूज से पूछे एंड एक्यूज ने इसका कौन सा आंसर दिया। तो अगर जो कन्फेशन होता है, जो कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहे हो अगर आप एक्यूज का, तो इस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस जज एक्यूज से पूछेगा और जो भी इसका आंसर मिलेगा ये सारे का सारा वो रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 316 के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, और जो भी रिकॉर्ड बनेगा इसके ऊपर जो हमारे मजिस्ट्रेट है वो तो साइन करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जो हमारे एक्यूज्ड हैं वो भी इस रिकॉर्ड के ऊपर साइन करेंगे। तो आपको याद रखना है अगर कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी उस पर साइन करेंगे एंड साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो भी उसके ऊपर साइन करेंगे। ओके, तो ये जो चीजें आपको पीटी के हिसाब से याद रखनी है। अब जो इसका प्रोवाइजो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक्यूज का जो एग्जामिनेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो भी सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे एक्यूज के वो विद इन 72 आवर्स आप रिकॉर्ड करवा लोगे। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे एक्यूज को जो भी रिकॉर्ड है उसके ऊपर साइन करवाना पड़ेगा। अब 317 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप ट्रायल के दौरान किसी भी इंटरप्रेटर की हेल्प ले रहे हो, सपोज हमारे एक्यूज या फिर विटनेस हैं ये बोल नहीं पाते हैं, ओके, अब यहाँ पे आपको एक इंटरप्रेटर को बुलाना पड़ेगा एंड वो जो इंटरप्रेटर हैं वो एक्यूज या फिर विटनेस की बात कोर्ट को समझाएंगे। तो 317 बोलता है कि जो भी हमारा इंटरप्रेटर आएगा वो बाउंड होगा ट्रूथफुली हर बात बताने के लिए, यानी जो भी विटनेस बोलेगा वो इंटरप्रेटर को ट्रूथफुली कोर्ट में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी ड्यूटी के बारे में बताया गया। अब 318 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर हाई कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो यहाँ पे हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा कि उसकी कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स चलेगी। तो हाई कोर्ट के सेपरेट रूल्स होते हैं एंड उन रूल्स के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अब सेक्शन नंबर 319 पे हम आते हैं। यहाँ पे कमीशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे विटनेस हैं ये कोर्ट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, सपोज जो मैटर है मुंबई में चल रहा है एंड जो हमारे विटनेस हैं ये दिल्ली में रहते हैं। अब आप विटनेस को दिल्ली से तो बुलाओगे नहीं मुंबई, तो यहाँ पे आप कमीशन को इशू कर सकते हो, यानी आप वहां पे जो पर्सन सपोज मुंबई में रहता है तो यहाँ पे आप कमीशन भेज दोगे वहां पे मुंबई में एंड वो कमीशन इस विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लेगा एंड इसके बाद जो भी रिकॉर्ड बनेगा इसका वो ये कोर्ट में वापस भिजवा देगा। तब विटनेस को इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे कोर्ट इज गिवन है, जो प्रोवाइजो है यहाँ पे ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, ये 4 लोगों का किसी भी केस में एग्जामिनेशन होना है तो ये कमीशन के थ्रू ही होगा। इन 4 लोगों को आप कोर्ट में बुलाओगे नहीं टेस्टिमनी देने के लिए, आप इनको इनके रेजिडेंस पे एक कमीशन भेज दोगे जो कि इनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर लेगी। ओके, एंड जो भी यहाँ पे खर्चा आएगा कमीशन को भेजने का, ये जो खर्चा है ये प्रोसिक्यूशन हमको देगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 320 पे हम आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में केस चल रहा है एंड दिल्ली का जो कोर्ट है इसको मुंबई में एक विटनेस को एग्जामिन करवाना है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो मुंबई की कोर्ट के सीजीएम है उनको वो एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इस विटनेस को आप एग्जामिन कर लो। ओके, तो वहां पे जो मुंबई के सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, वो इस विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की कोर्ट को एक ऐसी जगह पे विटनेस एग्जामिनेशन करवाना है जहाँ पे न्यू सीआरपीसी अप्लाई करती ही नहीं है, या फिर आपको इंडिया के बाहर एक विटनेस का एग्जामिनेशन करवाना है, तो यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमको बताएगी
कि आप एग्जामिनेशन की जो रिक्वेस्ट है ये किस अथॉरिटी को भेजोगे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेगी उस अथॉरिटी के पास आप अपने रिक्वेस्ट को भेजोगे, एंड फिर अथॉरिटी जो है वहां की कोर्ट को बोल सकती है कि आप विटनेस का एग्जामिनेशन करवा लो। ओके, अब सेक्शन नंबर 321 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो भी सीजीएम को आप विटनेस को एग्जामिन करने की रिक्वेस्ट भेजोगे, ये सीजीएम अपने कोर्ट में इस विटनेस को बुला सकते हैं। यानी जो हमारी दिल्ली की कोर्ट है इसने मुंबई की सीजीएम को बोला हुआ है कि आप इस विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर लेना। तो अभी जो मुंबई की सीजीएम है ये अपने कोर्ट में इस विटनेस को बुला सकते हैं, एंड इसकी जो टेस्टिमनी है ये वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 322 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो दिल्ली की कोर्ट में फॉर एग्जांपल पार्टीज केस को लड़ रही हैं, ये पार्टीज भी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिल्ली की कोर्ट में सबमिट कर सकती है, एंड दिल्ली की कोर्ट है फिर ये क्वेश्चंस को भी मुंबई भिजवा सकती है, एंड मुंबई के कोर्ट को बोल सकती है कि ये क्वेश्चंस भी आप विटनेस से पूछ लेना। तो इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटरीज। जो पार्टीज हैं वो लिस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज भी मुंबई में भिजवा सकती है। अब सेक्शन 323 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जब हमारे मुंबई का कोर्ट जो है वो विटनेस को एग्जामिन कर लेगा एंड जो भी रिकॉर्ड है वो बना लेगा, तो जो रिकॉर्ड बना है, जो भी विटनेस ने बोला है, तो जो रिकॉर्ड बना है वो मुंबई की कोर्ट दिल्ली में भिजवा देगी, एंड फिर जो दिल्ली का कोर्ट है वो इस रिकॉर्ड को एज अ पीस ऑफ एविडेंस केस में एडमिट कर सकता है। ओके, अब सेक्शन 324 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि पूरा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का जो प्रोसेस है जब तक चल रहा है, इस दौरान आप पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को एडजर्न भी कर सकते हो। आप दिल्ली की कोर्ट बोल सकती है कि इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना लगेगा, तो इस टाइम के लिए जो भी प्रोसीडिंग चल रही है दिल्ली की कोर्ट में उसको आप एडजर्न कर सकते हो, एंड 1 महीने के बाद की हियरिंग आप कोर्ट की लगा सकते हो। अब सेक्शन 325 पे हम आते हैं। 325 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको एक फॉरेन कोर्ट में आपको अगर ऐसे ही विटनेस का एग्जामिनेशन करवाना है, तो जो भी रूल्स हमने 321, 322 एंड 323 में पढ़े हैं यही रूल्स अप्लाई होंगे। ओके, अब सेक्शन 326 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक सिविल सर्जन या फिर जो डॉक्टर है वो किसी भी केस में एक मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, तो वैसे तो इस मेडिकल रिपोर्ट को बनवाने के बाद ये डॉक्टर की टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ये रिपोर्ट आप भिजवा दोगे एंड ये रिपोर्ट एज अ पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट एडमिट कर सकता है। लेकिन अगर किसी सर्कमस्टांस में ये डॉक्टर को आपको कोर्ट में बुलाने की जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पे कोर्ट ये काम कर सकता है, एंड जो हमारे डॉक्टर हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है इनको आप कोर्ट में भी बुला सकते हो। ओके, अब सेक्शन 327 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाई है, तो इस मजिस्ट्रेट को भी आप कोर्ट में बुला सकते हो और इससे आप पूछ सकते हो कि इस रिपोर्ट को आपने किस बेसिस पे बनाया है। ओके, एंड जो भी रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो आप इस मजिस्ट्रेट से पूछ सकते हो कोर्ट में बुला के। ओके, अब सेक्शन 328 पे हम आते हैं। यहाँ पे हमको ऑफिसर ऑफ मिंट और अलग अलग ऑफिसर्स की एक लिस्ट गिवन है। अब जो ऑफिसर ऑफ मिंट होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि जहाँ पे कॉइन्स बन रहे हैं, इंडिया के जो भी आरबीआई के कॉइन्स या फिर नोट्स बन रहे हैं वो मिंट में बनते हैं। तो जो भी इस मिंट में ऑफिसर्स एम्प्लॉयड होते हैं इनको बोलते हैं ऑफिसर्स ऑफ मिंट। तो अगर एक ऑफिसर ऑफ मिंट ने कोई भी रिपोर्ट बनाई है, तो उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस अगर कोर्ट को राइज हो रहे हैं, तो ऑफिसर ऑफ मिंट को भी आप कोर्ट में बुला सकते हो एंड उनकी आप टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सेक्शन 329 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट बनाई है, ओके, तो जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं इनको आप कोर्ट में बुलवा सकते हो उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। लेकिन इनको यहाँ पे एक स्पेशल प्रिविलेज गिवन है। जो हमारे गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं ये अगर चाहे तो अपने एक जूनियर को भी कोर्ट में भेज सकते हैं, और वो जो जूनियर हैं वो उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग
कोर्ट में टेस्टिमनी दे सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 330 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल ऑफ हाउस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। अब सेल ऑफ हाउस जो है ये प्रूव हो सकता है रजिस्ट्री के माध्यम से। अगर आप रजिस्ट्री लेके आ जाओगे तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि एक्चुअली में उस घर का मालिक है कौन। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्री है ये आप कोर्ट में लेके आ रहे हो एंड कोर्ट में जमा करवा दिया। अब अगर इस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को कोई भी पार्टी डिस्प्यूट नहीं करती है, यानी जो प्लेंटिफ है एंड जो डिफेंडेंट है वो दोनों मान रहे हैं कि जो हमारी रजिस्ट्री है ये एकदम जेन्युइन है, यहाँ पे आप कोई भी एविडेंस नहीं लोगे कि एक्चुअली में रजिस्ट्री जेन्युइन है या फिर नहीं है, बिकॉज दोनों की दोनों पार्टी से खुद ही मान रही है कि रजिस्ट्री जेन्युइन है। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रजिस्ट्री इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसका आपको प्रूफ इसका जो जेन्युइननेस का प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सेक्शन नंबर 331 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी चीज एलेज करते हो, कोई भी क्राइम एलेज करते हो, तो आपको एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा जिसमें आप एविडेंसेस के बारे में लिखोगे। अगर सपोज ए बोलता है कि बी एक पब्लिक सर्वेंट है एंड जो पब्लिक सर्वेंट है ये करप्ट है, तो यहाँ आप अगर केस फाइल करोगे कोर्ट में तो साथ में आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा कि आपके पास कौन से एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे आप ये चीज बोल रहे हो कि बी करप्ट है। ओके, अब सेक्शन नंबर 332 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल सेल ऑफ हाउस के रिगार्डिंग एक केस चल रहा है, ए बोलता है मेरा घर है एंड बी बोलता है मेरा घर है। यहाँ पे जो ए है ये बोलता है कि आप रजिस्ट्रार को कोर्ट में बुला लो। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो एफिडेविट में लिख के देता है कि एक्चुअली में ये घर ए का ही है एंड जो सेल डीड है वो ए के नाम पे रजिस्टर्ड है। यहाँ पे अगर बी इस चीज को डिस्प्यूट नहीं करता, बी यहाँ पे बोलता है कि हाँ ये सेल डीड जेन्युइन है और जो रजिस्ट्रार ने एफिडेविट बना के भेजा है ये भी जेन्युइन है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार को आपको कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं है। जो एफिडेविट लिख के दिया रजिस्ट्रार ने वो सफिशिएंट होगा एंड एज अ पीस ऑफ एविडेंस वो यूज हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बी बोलता है कि मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रार के एफिडेविट पे भरोसा नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में रजिस्ट्रार को आप कोर्ट में बुला सकते हो एंड इसकी जो टेस्टिमनी है ये आप रिकॉर्ड करवा सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 333 पे हम आते हैं। यहाँ पे हमको लिस्ट गिवन है कि कौन से लोग के सामने आप एफिडेविट का ओथ दिलवा सकते हो। तो यहाँ पे आप जज के सामने भी दिलवा सकते हो, या फिर जो नोटरी होती हैं, हर कोर्ट में आप जाओगे तो वहां पे एक नोटरी वाले बैठे होते हैं, इनके सामने भी आप एफिडेविट की ओथ करवा सकते हो। अब सेक्शन नंबर 334 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक प्रीवियस कन्विक्शन को आप प्रूव कैसे करोगे, यानी अगर आपको प्रूव करना है कि जो हमारा एक्यूज्ड है इसने पहले भी क्राइम कमिट किया हुआ है एंड इस क्राइम के लिए उसको पहले एक पनिशमेंट मिली हुई है, तो आप प्रूव करोगे कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पुराने केस में जजमेंट आया था उस जजमेंट को मंगवा सकते हो एंड उस जजमेंट पे जो पुराना कोर्ट है जिसने उसको अवॉर्ड किया था उस कोर्ट के आप सिग्नेचर्स लगवा सकते हो। तो इस सिग्नेचर से प्रूव हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली में जो पुराना जजमेंट है वो इस एक्यूज के खिलाफ आया हुआ था। इसके अलावा अगर जो हमारे एक्यूज हैं ये पुराने केस में जेल में बंद थे, तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल है उनके भी आप सिग्नेचर्स लगवा सकते हो कि हाँ जो हमारे एक्यूज्ड हैं ये इन्होंने एक जेल टर्म काटा था पुराने केस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो जेल के ऑफिसर इंचार्ज हैं उनकी भी आप सिग्नेचर्स करवा सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल जो हमारा पुराना केस चल रहा था उसमें इनको पनिशमेंट हो गई थी एंड जो जज है उन्होंने बोला कि एक्यूज को 2 जनवरी को आपको जेल में भेजना है। ओके, तो ये जो जेल में भेजने का ऑर्डर है इसको भी आप लेके आ सकते हो एंड इसके जरिए आप प्रूफ कर सकते हो कि एक्चुअली में एक्यूज को पहले भी जेल हो चुकी है। अब सेक्शन नंबर 335 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है, सर क्लॉज 1 बोलता है कि अगर एक एक्यूज जो है ये भाग रहा है, ये एब्सकॉन्डिंग है, इसको कोर्ट में आना चाहिए था बट ये भगौड़ा हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कोर्ट जो है वो चाहे तो किसी भी विटनेस को
एग्जामिन कर सकती है। ओके, किसी भी विटनेस का आप एग्जामिनेशन करवा सकते हो, एंड बाद में जब ये बंदा अरेस्ट हो जाएगा तो ये जो एग्जामिनेशन हुआ है इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस आप यूज कर सकते हो। अब आगे जाके सपोज द विटनेस ये जिंदा नहीं रहता है और यहाँ पे इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बिकॉज एक्यूज उस टाइम था ही नहीं। तो यहाँ पे विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप जो विटनेस था इसकी टेस्टिमनी को एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज कर सकते हो। नॉर्मली अगर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ होता तो एज अ पीस ऑफ एविडेंस आप उसकी टेस्टिमनी का यूज नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल सर्कमस्टांस गिवन है क्लॉज 1 में कि अगर एक्यूज भाग रहा है, भगौड़ा हो चुका है, एंड इस टाइम पे आपने किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लिए तो आगे जाके विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक्यूज के खिलाफ यूज कर सकते हो। ओके, अब क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अगर कोई ऐसा केस है तो यहाँ पे जो हमारा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी किसी भी कोर्ट को बोल सकता है कि आप किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लो। ओके, एंड आगे जाके अगर ये जो विटनेस है ये डेड भी हो जाते हैं तो भी जो भी इनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई है इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस आप यूज कर सकते हो। अब इस केस में भी ये जो हमारे विटनेस है इनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, स्टिल इनकी टेस्टिमनी को आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस आगे जाके यूज कर सकते हो। लेकिन जो क्लॉज 2 है हमारा, आपको याद रखना है सिर्फ उन्हीं केसेस पे अप्लाई होगा जहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 336 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी रिपोर्ट बनाई है, ओके, और आगे जाके कोर्ट को उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये पब्लिक सर्वेंट से क्वेश्चन कुछ पूछना है और आगे जाके सपोज पब्लिक सर्वेंट की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट को आप कोर्ट में तो बुला नहीं सकते हो, तो जो भी पर्सन इनके जगह लेते हैं, जो भी पब्लिक सर्वेंट इनके पोस्ट पे आते हैं, इनको आप कोर्ट में बुला सकते हो और रिपोर्ट के रिगार्डिंग इनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये हमारा 336 बोलता है।